वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो MDH जो मसाले हैं, हम लोगों ने बहुत नाम सुना और हम लोगों ने बहुत सारी उसकी एड्स भी देखी हैं। और जो MDH की ऑनर हैं 2 दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो उनसे रिलेटेड हम लोग वीडियो देखने लगे हैं। और जहां तक हमें जानकारी मिली है उनका ताल्लुक सियालकोट से था बिफोर पार्टीशन। तो अभी देख लेते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो देखने से पहले वीडियो का टाइटल है अ ट्रिब्यूट टू MDH ऑनर महाशय धर्मपाल गुलाटी, वॉच हिज लास्ट टीवी इंटरव्यू ABP न्यूज। लेकिन आगे भी बोल दो। इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। दुआना सवारी पाड़गंज 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 दुआना सवारी दुआना सवारी दुआना सवारी दुआना सवारी पाड़गंज पाड़गंज पाड़गंज। हाँ बैठो जी बैठो, आ जाओ बैठ माई बैठ। हाँ चलो मेरे लाहौरी चलो, चल चल। तुम्हारे घोड़े का नाम लाहौरी है क्या? नहीं साहब जी, मेरा तांगा है पेशोरी तो मेरा घोड़ा लाहौरी। कहाँ के हो भाई? दिल्ली के तो नहीं दिखते। वक्त के मारे हैं साहब, रिफ्यूजी हैं, बस अब दिल्ली में कमा खा रहे हैं। चलो चल चल लाहौरी चल, कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और फकीर को बादशाह बना देता है। ऐसी ही एक दास्तां एक टांगा चलाने वाले की भी है। वक्त ने जब करवट ली तो वो टांगे वाला देखते ही देखते मुकद्दर का सिकंदर बन गया और उसकी जिंदगी लोगों के लिए बन गई एक मिसाल। हैरान कर देने वाली कामयाबी की ये कहानी महाशय धर्मपाल जी की है। हम अकेले चल दिए थे जान बे मंजिल, हम अकेले चल दिए थे जान बे मंजिल, लोग मिलते हैं कारवां बनता गया वो शांति शांति। गुलाम और अविभाजित भारत के सियालकोट में 1923 में धर्मपाल गुलाटी का जन्म हुआ। पाकिस्तान के शहर सियालकोट के मोहल्ला मियानापुरा में महाशय चुन्नीलाल गुलाटी का 5 बेटियों और 3 बेटों का भरा पूरा परिवार रहता था। सियालकोट के बाजार पंसारिया में धर्मपाल के पिता चुन्नीलाल मिर्च मसाले की एक दुकान चलाते थे, जिसका नाम महाशियां दी हट्टी था। और यही महाशियां दी हट्टी आज मसालों की दुनिया में MDH के नाम से एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है। MDH इसकी एब्रिविएशन है, महाशियां। सियालकोट में सबका इतना प्यार था साहब, हालांकि प्यार से मिलता था, प्यार से काम करता था। रहा सवाल मेरा जिंदगी का, अब बहुत लंबी जिंदगी भाई घटी मेरी। तो मैं 5वीं क्लास में जब गया, पहले तो यार स्कूल चालू हो तो होते थे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। उस समय मैं जब स्कूल बच्चा जाता था तो माता पिताजी पतासे चीनी ले जाकर से बात पढ़ते थे। तो स्कूल में जब जाना हम रोते थे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। ऐसा ऐसा माहौल ऐसा बनता गया, स्कूल चले। 7 साल के धर्मपाल का मन पढ़ाई में कम, पतंगबाजी और कबूतरबाजी में ज्यादा रमता था। पढ़ाई से दूर भागने वाले महाशय धर्मपाल को पहलवानी का भी शौक था, लेकिन साथ ही साथ धर्मपाल का बालक मन बड़ा आदमी बनने का ख्वाब भी देखता था। दरअसल उसका ये ख्वाब उसके पिता से बड़े आदमियों की कहानियां सुन सुनकर पैदा हुआ था। धर्मपाल, ओ धर्मपाल, थल्ले आ बेटा। पुत्र सुनता नहीं, बाबूजी बुला रहे ने। थल्ले आ। उस टाइम के बच्चे अच्छे होते थे ना, चुप करके माँ बाप की बात सुन के नीचे आ जाते थे। क्या बात है बाबूजी? ओ बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। अरे तू चाहता क्या है? अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो दुनिया में बड़ा आदमी कैसे बनेगा? बाबूजी अब तुझसे बताओ मैं की करा? देख बेटा, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, चाहे राम बनो चाहे रावण, जो भी बनो, पर दुनिया में ऐसा बनो कि लोग तुम्हें याद रखें। बेटा
तू कोई हाथ का काम सीख ले। तू कल से दस्तकारी के काम पर चला जा। लकड़ी का अच्छा कारीगर बन जाएगा तो कल को अच्छा ठेकेदार भी बन सकता है। समझ रहा है ना बेटा? उस जमाने में जब मैं 5वीं क्लास तक आया तो सवाल जब लगे चलने, हमारे पीछे लाल जी थे, और ये भाई so I have to write and I can see the book that is in front of me, बोल दिया। आगे आया नहीं, वो समझ आती यहाँ से दबाया कि मेरा खून चम गया, छिक निकल गई। मैं स्कूल की हालत बंद कर दी। 5वीं क्लास तक मैंने ध्यान दिया ही नहीं है। जब मैं और कोई बड़ा हुआ छोड़ दिया मैंने। मैं बेटा आप क्या करेगा, ये काम कराते हैं बढ़ई का, लकड़ी का काम, लकड़ी का मकान बनाएगा। मैं 8 महीने मैंने बढ़ई का काम किया। धर्मपाल 5वीं क्लास भी पास न कर सका। पिता चुन्नीलाल ने बेटे को हर तरह के कारोबार में खपाने की कोशिश की। कभी धर्मपाल को साबुन की फैक्ट्री में काम पर लगाया, तो कभी चावल की फैक्ट्री में। कपड़े से लेकर हार्डवेयर की दुकान तक धर्मपाल ने 15 बरस की उम्र तक कई पापड़ बेले। लेकिन जब धर्मपाल का मन कहीं नहीं रमा तो पिता चुन्नीलाल ने उसे मसालों के अपने पुश्तैनी कारोबार में लगा दिया। पिताजी मेरे गांव से आए थे कि बेटा मेरा अमीर बन जाएगा। कपड़े की दुकान बैठा दिया, छोड़ दिया। बड़ी का काम का, उसके बाद क्या उसको बोलते हो, हार्डवेयर का काम किया, ये भी लगा, छोड़ दिया। भंडारा डब्बा पड़ा, छोड़ दिया। फिर मैं आकर के मुझे आपकी दुकान पे बैठना पड़ा। फिर मैंने 2 पैसे की मेहंदी लगाते। मामा ने लोग सब लोग मुसलमान थे, और मेहंदी बहुत लगाते थे। गर्मी के दिन में मैंने पूरी आबाद 2 पैसे की रेडी कर ली। कल मैंने यहाँ आने पैदा रंगन गेली मेहंदी बेचने, 2 पैसे की पुड़िया। खैर करते करते आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता गया। इसी बीच 18 बरस के धर्मपाल का लीलावती के साथ विवाह भी करा दिया गया। शादी के बाद नई जिम्मेदारी के एहसास ने धर्मपाल की जिंदगी को अब पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। यही वजह थी कि अब वो मौज मस्ती छोड़कर मसालों के अपने पुश्तैनी धंधे में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। हम पेशावर से बच्चे लाते थे, अमृतसर से मेरी हल्दी आती थी। सारा किराने का माल अमृतसर में आता था। बड़ी मंडी थी अमृतसर की। आकर के हम अपने हाथ से मिर्चे कूटते थे, चिकन पीसते थे। फिर हमने क्या किया, हल्दी पिसानी हाथ से, दुकान के बड़ी चक्की लगा के चक्की से भी पीसी हल्दी। तो 2 पैसे पुड़िया बांधनी, 1 आने की, 2 आने की, आधा से ऐसे पुड़िया बांध बेचते थे। जिसका माल बढ़िया होता है आहिस्ता आहिस्ता अपने आ जाता है। सही बात है। मैं बड़ा अच्छा हूँ, नहीं मैं अच्छा हूँ, मेरा माल अच्छा तो मैं अच्छा बन जाता हूँ। सियालकोट के बाजार पंसारिया में चुन्नीलाल की मसालों की दुकान जम चुकी थी। पूरे सियालकोट में उनके देगी मिर्च की धूम थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बंटवारे का दर्द चुन्नीलाल के परिवार को भी सहना पड़ा। सियालकोट में जहां चुन्नीलाल का परिवार रहता था, उसके एक तरफ हिंदुओं का मोहल्ला था और दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी थी। जब यह तय हो गया कि सियालकोट पाकिस्तान में ही रहेगा, तो यहाँ के हिंदू समाज में खलबली मच गई और असुरक्षा की भावना ने चुन्नीलाल को भी सियालकोट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह सियालकोट का ये संपन्न परिवार 20 अगस्त 1947 के दिन शरणार्थी बन चुका था। उधर से आवाज आती है, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हर महादेव। श्री महाराज जी पेशावर में हमारे रिश्तेदार थे, लालबनी रिश्तेदार थे, लालबनी थे। काफले वहाँ से आ रहे हैं, ऐसे मारे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं। लड़कियाँ जैसे भेड़ें पकड़ी होती हैं, लोग ले जाए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान देखा हमने, गाड़ियाँ आ रही हैं, कट कर के आ रही हैं। इधर से देखा, इधर कट कर जा रही हैं। मुझे भी याद है, हमारे गुदाम में हमारे
मोहम्मद नहीं साहब थे, बड़े पिते थे मेरे पिताजी। हाँ, मसाला बेच रहे थे कहीं गोदाम में, थे। बड़ा सुना माशा जी, अगर हमारे पास छीने तो हमारा हम जाएंगे, छोड़ दिया। महाशय धर्मपाल बताते हैं कि सियालकोट के रिफ्यूजी कैंप में कुछ ही दिन गुजारने के बाद जब गुलाटी परिवार ने पाकिस्तान से पलायन किया तो डेरा बाबा नामक बॉर्डर उनके परिवार का पहला पड़ाव बना था और यहीं से पाकिस्तान की सरहद पार करके उन्हें अगले दिन अमृतसर पहुंचना था। अमृतसर में आ गया, पहली गाड़ी हम आए हैं, ठीक आ गए, गाड़ी कट गया। चला 7 सितंबर 47 चले गए, ट्रेन में बैठ गए सर परिवार, जिससे आ गया, जिससे पाकिस्तान में था, बीच में रावी दरिया था, डेरा बाबा नार था, वहाँ से बड़ी मुश्किल से पार किया। करतारपुर वाली साइड से बरसात का मौसम, तो बरसात ऐसा हो रही थी, बहुत मुश्किल जरूर आ जाए। लेकिन पलायन की वो रात गुलाटी परिवार पर कयामत की तरह गुजरी थी। रात में जब महाशय धर्मपाल का परिवार सड़क के किनारे सो रहा था तब एक ट्रक धर्मपाल के चाचा की टांग कुचलता हुआ गुजर गया। मेरे जेब में 1500 रुपया था। मैं, मेरा भाई धर्मवीर बड़ा, मेरा भाई लड़ा मुर्खा, तीनों आदमी अमृतसर में चल दिए। हमारे ट्रेन में जब आए लाशें नशी पड़ी गई, बरसात हो रही है, और बड़ी मुश्किल से आकर के हम वहाँ सीखे पे, सीखे नाम बोल गया मुझे, सीखे में आए वहाँ तो आके लाइट टूटी हुई थी, वो डाले चले फिर रावल लुधियाने में आ गए, लुधियाने खाली पड़ा हुआ था। यार भैया बार एक रात हमें 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन ये आजादी अपने साथ मुल्क के बंटवारे का असहनीय दर्द भी लेकर आई थी। देश के विभाजन से लाखों परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। वक्त का मारा ऐसा ही एक परिवार धर्मपाल का भी था। रोजगार की तलाश में सियालकोट से सैकड़ों मील का सफर तय करके जब धर्मपाल अपने रिश्तेदारों के साथ दिल्ली पहुंचे तो करोल बाग में अपनी बहन के घर पर ठहरे थे। करोल बाग में ही एक खाली प्लॉट पर कब्जा करके धर्मपाल ने दिल्ली में अपना पहला आशियाना बनाया था। लेकिन अब रोजगार की चुनौती उनके सामने खड़ी थी। उन दिनों धर्मपाल की जेब में 1500 रुपए ही बाकी बचे थे। पिता से मिले इन 1500 रुपयों में से 650 रुपए का धर्मपाल ने घोड़ा और टांगा खरीद लिया और इस तरह वो बन गया टांगे वाला। कहाँ से आए हो भाई? साहब जी, वतन तो हमारा पीछे छूट गया, बंटवारा होया तो देश बंटने के साथ साथ हमारा कारोबार भी उजड़ गया। वैसे तो हमारा मुल्क सियालकोट है, पर वो तो अब पाकिस्तान में रह गया साहब जी। अब तो बस रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली चले आए। चलो लारी, चल चल उठ। चांदी चुप चला गया, कुछ लोग टांगे भेज रहे थे, वैसा मियाँ तो कितने का? 800 रुपये का। खैर मैं 650 का मैंने टांगा ले लिया। मन में आया काम करेंगे, कहते हैं ना बेकार से कार अच्छी, कुछ तो कहेगा। टांगा ले लिया 650 का। फिर मैं अपने घर पे आया, बड़ी मुश्किल से बाबा टांगा के मुझे पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता लेकर मैं टांगा बांधा, सुबह उसको घोड़े को मार्च करनी, टांगे मलनी, चुप कराना, खाना देना। कोचवान लोग, बढ़िया लोग, जवान लड़की बैठेगी, गाली और निकाल लेंगे घोड़े को, बुढ़िया बैठे और बोल देते हमने क्या ले देना, हम तो दुकानदार थे, भाई आदमी थे, गंदा काम कौन करता, छोड़ दिया। कोचवान धर्मपाल की ये दास्तान सन 1947 की है। धर्मपाल का टांगा उन दिनों दिल्ली के कुतुब रोड पर दौड़ा करता था। यह सिलसिला करीब 2 महीने तक यूं ही चलता रहा और एक दिन अचानक धर्मपाल को यह एहसास हुआ कि टांगा चलाना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन मिर्च मसालों के काम के अलावा उसे कोई दूसरा काम आता भी नहीं था। लिहाजा धर्मपाल और उसके परिवार ने मसालों के अपने पुराने धंधे की तरफ ही कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया। मैं पिताजी, बड़ा भाई रोटियां वालों भी चले गए। दंगा में अपने नौकर को कह दिया तू ले जा भैया, काम में चलाएगा नहीं, छोड़ दिया। वहाँ देखा अब क्या करेगा,
काम बाहर पूछते ही सियालकोट का काम था। फिर हमने अपना खुद भी जगह पर की थी, मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। आज साल ली पिसने, बच्चे फूटने, मसाला तैयार करने, खोखा बना लिया फिर मैंने आसमान रोड के ऊपर लिख दिया मैं माशी चट्टी सियालकोट वाले सिस्टर। हम दालें रखी वहाँ से, खजाना रखा, सब दालें भी मसाले भी सब जोड़ दिए। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर दिया हमने। 10 अक्टूबर 1948 में धर्मपाल ने अपना टांगा और घोड़ा बेच दिया और करोल बाग के अजमल खान रोड पर ही एक छोटी सी दुकान यानी खोखा बनवा लिया। सियालकोट की एक बड़ी और भरी पूरी दुकान से उठकर अब धर्मपाल का पूरा परिवार एक छोटे से खोखे में आ पहुंचा था। लेकिन आगे चलकर धर्मपाल ने मिर्च मसालों का जो साम्राज्य स्थापित किया, उसकी नींव इसी छोटे से खोखे पर रखी गई थी। अखबारों में विज्ञापन के जरिए जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सियालकोट की देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में हैं, तो धर्मपाल का कारोबार तेजी से फैलता चला गया। 60 का दशक आते आते महाशया दी हट्टी करोल बाग में मसालों की एक मशहूर दुकान बन चुकी थी। माल बहुत बढ़िया बनाते हैं, फर्स्ट क्लास। यही बात माल कमाई कम, माल बढ़िया। ऐसा ऐसा काम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मैंने क्या किया, एक दुकान ली मैंने प्रधान मार्ग में, दुकान नंबर 10 वहाँ बनाई मैंने। क्या मैं खोखा के बंदे कहाँ जाएंगे, वो दुकान बनाने के लिए मैंने जगह ले ली। और वो बढ़ गई, काम और बढ़ गया। मैं दुकान खाली पड़ी, दुकान खाली बन गई, खड़ा मेल करा मैंने, वहाँ दुकान मैंने बनाई। महाशय धर्मपाल के परिवार ने छोटी सी पूंजी से कारोबार शुरू तो किया था, लेकिन कारोबार में बरकत के चलते वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दुकान दर दुकान खरीदते चले गए। गुलाटी परिवार ने पाई पाई जोड़कर अपने धंधे को आगे बढ़ाया और मिर्च मसालों की बिक्री जब ज्यादा होने लगी तो उनकी पिसाई का काम घर की बजाय अब पहाड़गंज की मसाला चक्की में होने लगा था। लेकिन एक दिन जब महाशय धर्मपाल अपने मसालों की जांच करने मसाला चक्की पर पहुंचे तो वहां मसालों में हो रही मिलावट को देखकर सन्ने रह गए थे। राम राम लाला जी, राम राम। अरे राम राम। और दिया लाला जी, ठीक ठाक? सब बढ़िया। देखो माल चल रहा है आपका, बिक रहा है माल। देख के पता चल जाता है। ये क्या हो रहा है लाला जी? माल बिक रहा है और क्या हो रहा है। और बाबूलाल जी, इसमें जो ये मिलावट, इल्जाम क्यों लगा रहे हो लाला जी? ये जो है ना माल आपका ही है। माल पसंद नहीं है ना तो कहीं और से पिसवा लो। अगर हो सके तो खुद ही पीस लिया करो फिर। ठीक है लाला जी, अब खुद ही पीस लेंगे। राम राम। कहता बाबूलाल ने मशीन में चना दाल डाल दी हल्दी में। ओहो, बड़ा काम कहा भाई। मैं वहाँ क्या पहाड़गंज में, बाबूजी आपने ये क्या किया? देखो आप तो बड़े शरीफ आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, पाप किया, दाल चने डाल दी। हल्दी का नाम महंगा में जानी मर्जी करो, आप काम करो, ऐसे बोला। लेकिन ये काम पहली फैक्ट्री लगाई। 93 साल के लंबे सफर के बाद सियालकोट की महाशया दी हट्टी आज दुनिया भर में एमडीएच के रूप में मसालों का ब्रांड बन चुकी है। मैं सीखा कि 6 बातें, 6 बातें: ईमानदार बनना, मेहनत करना और मीठा बोलना। कृपा परमपिता परमात्मा की, आशीर्वाद माता पिता का, संसार का, प्यार दुनिया का। आपसे प्यार से चला है, कितना काम बढ़ गया, कितनी फैक्ट्री बढ़ गया। फिर हमने क्या शुरू किया, वहाँ से बस एक फैक्ट्री में और लगाई राजस्थान में। ऐसा ऐसा हमने दुबई की शुरू किया, लंदन में शुरू की, लंदन में।
वहाँ कॉन्फ्रेंस की हर शहर में काम किया मैं, सारे पंजाब में एजेंसी बना दी, सुपर स्टॉक बना दी है। उनकी कंपनी सालाना करोड़ों रुपए का कारोबार करती है, लेकिन एक टांगे वाले से अरबपति बनने की उनकी ये अद्भुत कामयाबी 60 सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। यही वजह है कि आज उनके मसाले दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके लिए उन्होंने देश और विदेश में मसाला फैक्ट्रियों का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। हमारा लंदन में वेयर हाउस है, लंदन में ऑफिस है हमारा, दुबई में हमारी फैक्ट्री है, शारजा में ऑफिस भी है हमारा, यूएस में भी ऑफिस है। तो एमडीएच के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे वर्ल्ड वाइड है। हमारा मसाला 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जाता है। पूरे यूएस में आपको सभी स्टोर्स पे एमडीएच मसाला मिलेगा। इंडिया में तकरीबन 1000 के करीब डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारे 40 सुपर स्टॉकिस्ट हैं पूरे इंडिया में और 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और हम लोग हर महीने 6 लाख आउटलेट्स को केटर करते हैं। दिल्ली के हरिनगर, द्वारका और जनकपुरी के ये वो स्कूल हैं जो महाशय धर्मपाल के ट्रस्ट के जरिए चलाए जाते हैं। जनकपुरी का ये माता चानन देवी अस्पताल भी महाशय धर्मपाल ने अपनी मां की याद में बनवाया है। इस अस्पताल में सभी के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की फीस से लेकर दवाइयों और मरीज के इलाज में भारी रियायत जरूर दी जाती है, जिसका फायदा यहां दूर दूर से लोग आकर उठाते हैं। महाशय जी का जो एक मकसद था ये हॉस्पिटल बनाने का, वो मनी मेकिंग नहीं था। उन्होंने ये हॉस्पिटल सेवा भाव के उद्देश्य से बनाया था। इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था जस्ट एक आई हॉस्पिटल, बट उनको था कि मैं सोसाइटी की सेवा करूं, इसलिए उन्होंने ये हॉस्पिटल इतना एक्सपैंड करवाया। स्कूल और अस्पताल से लेकर गौशाला और अनाथ आश्रमों तक महाशय धर्मपाल के सामाजिक कामों की लिस्ट काफी लंबी है। महाशय धर्मपाल की यह कहानी एक जर्रे के आसमान बनने की दास्तान है। 2 आने कमाने वाला एक शख्स कैसे मेहनत करके अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल हैं महाशय धर्मपाल। लेकिन बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले महाशय धर्मपाल ने जिंदगी में उतने ही बड़े सदमे भी सहे हैं। 1992 में जब उनकी पत्नी लीलावती का निधन हुआ तो इसके ठीक 1.5 महीने बाद ही अचानक उनका छोटा बेटा संजीव गुलाटी भी चल बसा। लेकिन ये दोहरा सदमा भी उन्हें अपनी राह से डिगा न सका। जिंदा आदमी का नाम है, मुर्दा क्या खाक दिया करते हैं, हम जिंदा रहेंगे आपके प्यार से, हम जिंदा जिंदा है, अब जिंदा है। अच्छा काम कर दो, मरने के बाद इंसान को जिंदा हो जाता है। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो हम जब किसी की एक लाइफ की स्टोरी देखते हैं तो उसकी ज़िंदगी में कितने दुख होते हैं, कितनी तकलीफ़ों से वो गुजर के उस मुकाम तक पहुंचता है, फिर हमें पता चलता है। मैं कहूँगी कि देखो, इससे बड़ी और क्या तकलीफ हो सकती है कि आप अपने मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, आप अपनी जगह को छोड़ कर जा रहे हैं, अपना बसा बसाया घर, बसा बसाया कारोबार छोड़कर जाना। क्या बहुत मुश्किल ये फैसला होता है इस तरह लेना। और नो डाउट पार्टीशन जो था वो बहुत सारे परिवारों के लिए, बहुत सारे खानदानों के लिए जो है ना, क़यामत से कम नहीं थी। पता नहीं, वैसे मुझे बहुत वो ना, जब भी मैं ऐसे क्लिप्स देखती हूँ ना, मुझे बहुत मैं कहूँगी कि पास के डार्क साइड नजर आती है मुझे, कि इतना उस टाइम पर लोगों के दिलों पर पता नहीं क्या गुजरी होगी, अपने घर छोड़ कर, अपने प्यारों को छोड़ के, और मतलब जहाँ पर आप पैदा हुए होते हो,
अगर आप अपनी खुशी से अगर कहीं पर मूव करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन यार, अगर आप मजबूरी में करते हो तो मुझे लगता है कि उसका कुछ रंज और ही होता है। आप अपनी खुशी से भी अपना बसा बसाया घर छोड़कर एक दो दिनों के लिए कहीं पे चले जाएं या किसी नए घर में जो है शिफ्ट हो ना, तो आपको फील होता है, आपको यानी कि कुछ अरसा जो है ना बहुत ज्यादा फील होती हैं चीजें, फिर जाके आप एडजस्ट होते हैं। लेकिन वो तो एक अपना कह लें जितनी भी उनकी चीजें थी, संपत्ति थी, वो सब यहाँ पर छोड़ के खाली हाथ चले गए। अच्छा, मैं ये कहूंगी कि देखो वो एक अच्छे घर से बिलोंग करते थे, यानी कि फाइनेंशियली वो स्ट्रांग थे, क्योंकि जब वो वहां मतलब दिल्ली में गए तो उनके पास 1500 रुपए थे, और मेरा ख्याल में उस टाइम पर 1500 रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। बिल्कुल। और जो वीडियो बनाई, मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से उनकी लाइफ और पूरी स्टोरी एक बायोग्राफी बनाई गई, और मतलब मुझे विजुअल्स हमेशा बहुत अच्छा लगता है देखना, तो बड़ा अच्छा लगा कि उनकी जो एक स्ट्रगल है वो दिखाई गई कि उन्होंने किस तरीके से काम शुरू किया, उसको एक्सपेंड किया, क्या हर्डल्स आई, लेकिन उन्होंने कहीं पर जो मेयार है या ईमानदारी है उसको खत्म नहीं होने दिया। और इसमें उन्होंने ये बोला कि ईमानदारी जो उनसे वो जरूर बिल्कुल, वो जैसे उन्होंने कहा ना कि आप कारोबार कर रहे हैं ना, जिनकी वजह से वो कारोबार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है दाम कम लेते थे लेकिन मेयार हमारा अच्छा था। और जैसे ही लोगों को पता कि सियालकोट की जो है महाशिया दी हट्टी, वो महाशिया दी हट्टी, बिल्कुल वो आ गई है दिल्ली में, तो उनका कारोबार वहां पे मजीद चकाचौंध हो गया। अच्छा, एक चीज देखी थी कि जब उन्होंने महाशिया मतलब जब दोबारा से इंडिया में स्टार्ट भी किया था तो वहां पर भी नीचे उर्दू में लिखा हुआ था महाशिया दी हट्टी। तो अच्छा, और जो सियालकोट में थी उनकी हट्टी वो 37 नंबर थी, उसका नंबर 37 था। वैसे हट्टी मुझे याद आती है कि गांव में हट्टी बोलते होते हैं, पंजाबी दुकान को हट्टी बोलते हैं, इसलिए हम लोगों को भी मतलब आइडिया है इन चीजों का। बट ये कि पता नहीं क्यों मुझे इतना वो नहीं लगता कि लाइक जो चीजें होती हैं और जिस तरीके से इतने हंसते बसते परिवार सारे उठकर एकदम से चले गए वहां से इधर आ गए, और यू नो लोगों की काफी सारी, मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े हैं ना उनकी एक मेमोरी जो बोलूंगी मैं कि एक ऐसी कि जब वो रिकॉल करते हैं मेमोरीज को, तो काफी ज्यादा वो डिसहार्ट होते हैं। क्योंकि देखो इन्होंने भी बोला कि मैं जब उस टाइम को याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू। अच्छा, ये भी बीच में कहा कि हम रहते थे तो कोई मसला नहीं था, कोई कुछ नहीं था, खुशी खुशी रहते थे सारे। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आती फिर प्रॉब्लम्स कहाँ पर। बिल्कुल यही हम सोचते हैं, क्योंकि हम जितने भी प्री पार्टीशन ऐसी जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं लोगों की, जो बताते हैं जो इधर से उधर गए या उधर से इधर आए हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि सब बहुत प्यार से रहते थे, मोहब्बत से रहते थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन फिर एकदम ऐसा पता नहीं क्या अंग्रेज जाते जाते सिनेरियो क्रिएट कर गए कि इतने साल इकट्ठे रहने के बाद अब जो है इतनी जो है वो दिक्कतें हैं दोनों में। बट फिर मैं ये बात बोलती हूँ, अंग्रेजों को हम बिल्कुल मतलब पूरा ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि जब घर के खुद के अफराद गलत हो ना तो फिर दूसरों को आसानी होती है कि वो आकर आपके खराबियां पैदा करें। और अच्छा, अब हम बात करते हैं एमडीएच के बारे में। एमडीएच की हमने बहुत सारी एड्स देखी हुई हैं। मसाले सच सच एमडीएच एमडीएच। अच्छा, मुझे उस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि एमडीएच जो ऑनर है, जो महाशय जी हैं, वो सियालकोट से हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा ऑनर है। ये तो जो है ना, जो इन्होंने बीच में महाशया दी हट्टी की तस्वीर लगाई है, तो जो ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो उसका मैंने बताया था ना, उसमें बड़ी देर पहले किसी ने पोस्ट की हुई थी। अच्छा, तो हाँ, मुझे तब भी नहीं था पता कि महाशया दी हट्टी असल में एमडीएच है। अच्छा, वैसे पता है कि मैं जो टर्बन उनके सर पर देखती थी, मुझे लगता था राजस्थानी है, तो शायद वो बेसिकली जो है वो से हैं। लेकिन मैं ये कह रही कि हम लोग आइडिया जो हम लोग लगाते होते थे, हमारे अनुमान क्या होते थे। बट ये कि मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके वो मतलब सियालकोट से बिलोंग, उनकी जन्मभूमि यहाँ से है, और अच्छा लगता है क्योंकि, लेकिन ये यहाँ कहूंगी कि जैसे वो फौत हो गए हैं तो जो लॉस मतलब जितना इंडिया का उतना ही पाकिस्तान का भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो प्री पार्टीशन
जनरेशन के रहे हैं उनसे भी मुझे लगता है सब एक अब हमारे अपने ही हैं। बिल्कुल सही बात है, और सारों को एक दूसरे की कनेक्टिविटी जरूर फील होती है। बेशक अब की बात करें ना, तो अब भी जो है जब आप कोई पाकिस्तानी इंडियन से बात करें, इंडियन पाकिस्तानी से बात करें ना, तो उसे कोई फर्क महसूस नहीं होगा। रीजन ये है कि दोनों जो है वो सेम है। बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है। हाँ, फिर और दूसरी मैं यहाँ पे बात करूंगा जो उन्होंने एक चीज की ईमानदारी, तो उनकी ईमानदारी, उनका म्यार जो है उन्हें देखिए कहाँ से कहाँ पर ले गया। बिल्कुल, और आजकल इन्हीं चीजों की कमी है। बहुत कमी है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी ईमानदारी को आगे लेकर चलते हैं और इन चीजों पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम दुआ करते हैं कि वो जहाँ पर हैं वो सही रहें, खुश रहें। और अब इसी के साथ हम आपसे लेंगे विदा और अब दे हमें इजाजत। हमारे वीडियोस लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस पर कीप अस इन योर प्रेयर्स। सो देन गुड बाय।